सांख्य दर्शन का एक प्रमुख ग्रंथ है सांख्य कारिका। और ये सांख्य कारिका, इसकी रचना किन्होंने किया है? ईश्वर कृष्ण ने। और ये ईश्वर कृष्ण भगवान श्री कृष्ण नहीं है, कहते हैं ईश्वर कृष्ण के द्वारा रचित सांख्य कारिका। तो यहां ईश्वर कृष्ण बराबर भगवान कृष्ण, हाँ, वसुदेव नंदन देवकी पुत्र वो वाला कृष्ण नहीं है। यहां ईश्वर कृष्ण नामक एक आचार्य हुए सांख्य दर्शन की परंपरा के। यहां ईश्वर कृष्ण माने भगवान कृष्ण नहीं है, जो श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को सुनाया है, वो श्री कृष्ण नहीं। यहां ईश्वर कृष्ण नाम के एक आचार्य हुए सांख्य परंपरा के अंतर्गत। उनके द्वारा जो भगवान कपिल ने, महर्षि कपिल ने 527 सांख्य सूत्रों की रचना किया था, उसी 527 सूत्रों को इन्होंने कारिका में बद्ध कर दिया, श्लोक में बंद कर दिया। जब श्लोक के शैली में, श्लोक के फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो उसको कारिका बोलते हैं। सूत्र को जब श्लोक के फॉर्म में लिखा जाए, श्लोक की शैली में लिखा जाए, तब उसको क्या बोलते हैं? कारिका। अच्छा, 527 जो सांख्य सूत्र महर्षि कपिल के द्वारा, सांख्य दर्शन के प्रणेता के द्वारा, सूत्रकार के द्वारा जो 527 सांख्य सूत्र रचे गए थे, उसको श्लोकबद्ध में जब ईश्वर कृष्ण ने रचा तो कुल श्लोक कितने बने? 70। 527 सूत्रों को 70 श्लोकों में उन्होंने निबद्ध कर दिया है। सांख्य के सारे तत्वों को जो 527 में सांख्य सूत्र के अंदर प्रतिपादित किया गया है, आचार्य ईश्वर कृष्ण ने उनको केवल 27 श्लोकों में, 70 श्लोकों में उनको निबद्ध किया, बांध दिया। इसीलिए सांख्य कारिका का एक दूसरा नाम है सांख्य सप्तती। ये याद रखना, सांख्य कारिका का ही दूसरा नाम है सांख्य सप्तती। सप्तती का अर्थ होता है 70। 70 कारिकाओं में लिखे जाने के कारण से उसका नाम है सांख्य सप्तती। माने कि महर्षि कपिल के द्वारा जो 527 सांख्य सूत्र लिखे गए हैं, उन 527 सांख्य सूत्रों को आचार्य ईश्वर कृष्ण ने केवल 70 श्लोकों में निबद्ध कर दिया। 70 कारिकाओं में उसको लिख दिया। और 70 की संख्या ही संस्कृत में सप्तती ऐसा कहा जाता है। हिंदी में 70 और संस्कृत में सप्तती। चूंकि ये सांख्य सूत्र को ही 70 श्लोकों में बांधा गया, इसलिए सांख्य शब्द को वहां से उठा लिया, तो सांख्य सप्तती। सांख्य कारिका का ही दूसरा नाम क्या है? सांख्य सप्तती। और इनके रचनाकार कौन है? आचार्य ईश्वर कृष्ण। अब उन्होंने जो सांख्य दर्शन के तत्वों की मीमांसा की है, मूल प्रकृति के स्वरूप को और ठीक ढंग से स्पष्ट करने के लिए प्रकृति के 3 विभाग कर दिए। और उधर से यदि चेतन तत्व पुरुष को ले लेंगे तो कुल तत्वों के विभाग कितने हो जाएंगे? 4। और प्रकृति के विभाग कितने हो जाएंगे? 3। अब देखिए, इसी सांख्य कारिका पर
वाचस्पति मिश्र जी ने टीका लिखी। तो वाचस्पति मिश्र को सांख्य कारिका के टीकाकार माने जाते हैं। किन्होंने टीका लिखी? वाचस्पति मिश्र जी ने। कौन ये वाचस्पति मिश्र हैं? जिन्होंने वेदांत दर्शन के अंतर्गत भगवान आदि शंकराचार्य के शारीरक भाष्य पर भामती टीका लिखा है। ये वाचस्पति मिश्र जी वही हैं जो हम सभी लोग परम पूज्य गुरुदेव के उपदेश में दोहराते हैं कि वाचस्पति भामती है और भामती वाचस्पति। यही भामतीकार वाचस्पति मिश्र ने 527 सांख्य सूत्रों पर लिखा गया, जो केवल 70 कारिकाओं में 70 श्लोकों में सप्तती, सांख्य सप्तती नाम से सांख्य कारिका है, इस पर इन्होंने टीका लिखी। वेदांत दर्शन के प्रस्थान में भामती टीका लिखा और सांख्य प्रस्थान के अंदर इन्होंने सांख्य कारिका पर सांख्य तत्व कौमुदी नामक टीका लिखा। वेदांत प्रस्थान के अंदर शारीरक भाष्य पर जो उन्होंने टीका लिखी है, उस टीका का नाम है भामती टीका। लेकिन सांख्य कारिका के ऊपर, सांख्य प्रस्थान के अंदर सांख्य कारिका के ऊपर जो इन्होंने टीका लिखी है, उस टीका का नाम है सांख्य तत्व कौमुदी। ये अब इस सांख्य तत्व कौमुदी नामक टीका लिखने वाले टीकाकार वाचस्पति मिश्र ने सांख्य कारिका के कारिका संख्या 2 में बताए गए सांख्य के तत्वों का विभाग इस प्रकार से उन्होंने किया। किस प्रकार से? वे लिखते हैं कि व्यक्त अव्यक्तज्ञ सांख्यम तत्वम इति। सांख्य कारिका में जो दूसरी कारिका है, उस दूसरी कारिका में जो सांख्य के तत्वों का विभाग किया गया, उसी को यहां पर वाचस्पति मिश्र जी बता रहे हैं कि व्यक्त अव्यक्तज्ञ, व्यक्त अव्यक्तज्ञ सांख्यम तत्व इति, सांख्य तत्वम इति। तत्व व्यक्त अव्यक्तज्ञ, ज्ञ शब्द अंत में जुड़ा हुआ है, सांख्य तत्वम इति। ये बता रहे हैं कि जो प्रकृति है ना, तो प्रकृति के यहां 2 विभाग कर दिया गया। जैसे कि तत्व समास के अंदर 2 विभाग किया गया था, तो उनके विभाग में तत्व का जो है बंटवारा अलग प्रकार से है। इसको थोड़ा सा ध्यान में ले लीजिए। यहाँ जो वाचस्पति मिश्र जी ने, इन्होंने भी प्रकृति के 2 ही विभाग किए हैं, और ये प्रकृति का 2 विभाग इन्होंने अपने मन से नहीं किया। सांख्य कारिका में जो दूसरी कारिका है, उसमें इसका वर्णन किया गया है। ये तो केवल उनको क्या कर रहे हैं? हाईलाइट कर रहे हैं। कौन? टीकाकार वाचस्पति मिश्र। किस में? सांख्य तत्व कौमुदी में। लेकिन ये इस प्रकार से प्रकृति के तत्वों का विभाग मूलतः सांख्य कारिका 2 में है, दूसरी कारिका में। सांख्य तत्व कौमुदी में उन्होंने हाईलाइट करने के लिए क्या लिखा कि प्रकृति के मुख्य 2 विभाग हो जाते हैं, व्यक्त अव्यक्तम। तीसरा शब्द कहा कि यदि कि सांख्य के सारे तत्वों को हम बोलें, तो चेतन तत्व को लेकर के इन्होंने ज्ञ शब्द लिख दिया, जो ज्ञप्ति मात्र है। ज्ञप्ति का मतलब होता है प्रकाशन करने वाला, प्रकाश स्वरूप।
ज्ञ, ज्ञ माने ज्ञाता, ज्ञ, ज्ञ माने जो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञ, ज्ञ माने जो ज्ञप्ति मात्र है। तो कहा कि व्यक्त अव्यक्तम ज्ञ इति सांख्य तत्वम। अब यहां व्यक्त और अव्यक्त कह करके प्रकृति के दो विभाग कर दिए। अब प्रकृति से विलक्षण, प्रकृति से बिल्कुल अलग एक चेतन तत्व है पुरुष, और उस चेतन तत्व पुरुष के लिए यहां पर केवल शब्द क्या दे रहा है? ज्ञ। और ज्ञ का अर्थ क्या है? ज्ञ का अर्थ है ज्ञान स्वरूप, ज्ञ का अर्थ है चेतन तत्व, ज्ञ का अर्थ होता है ज्ञाता, ज्ञ का अर्थ है जो प्रकाशन करता है, वो तो चेतन तत्व पुरुष है। तो समझिए कि व्यक्त अव्यक्तज्ञ सांख्य तत्वम इति, केवल 3 शब्दों के द्वारा सांख्य के सारे तत्वों को इन्होंने प्रदर्शित कर दिया। व्यक्त अव्यक्त ज्ञ इति सांख्य तत्वम। अब यहां प्रकृति के 2 विभाग हो गए, एक व्यक्त और दूसरा अव्यक्त। और तत्व समास के अंदर जो प्रकृति का 2 विभाग किया गया था वो किस रूप में था? अष्टौ प्रकृतयः षोडश विकाराः। अब यहां पर सांख्य तत्व कौमुदी नामक टीका लिखने वाले जो वाचस्पति मिश्र जी हैं, इन्होंने सांख्य कारिका के दूसरे कारिका के अनुसार से प्रकृति के अब 2 विभाग कर रहे हैं, और उस 2 विभाग का नाम क्या रख रहे हैं? व्यक्तम अव्यक्तम च। एक है व्यक्त और दूसरा है अव्यक्त। कहा कि प्रकृति के इन 2 विभागों में तो व्यक्त तत्व के अंदर कौन कौन तत्व आते हैं? कहा कि महत तत्व से लेकर के स्थूल भूत पर्यंत ये हैं व्यक्त। ठीक है, महतत्व से लेकर के स्थूल भूत पर्यंत कुल तत्वों की संख्या को गिनेंगे तो कितने हो जाएंगे? महतत्व 1, अहंकार तत्व 2, एकादश इंद्रियां 13, अब पंच तन्मात्रा 13 5 18, और स्थूल पंच महाभूत कितने हो गए? 23। अब ये सांख्य कारिका के दूसरी कारिका के अनुसार से वाचस्पति मिश्र जी कहते हैं व्यक्त तत्वों की संख्या प्रकृति के अंदर है 23। और कहा कि अव्यक्त, तो अव्यक्त के रूप में कौन है? कहा कि अव्यक्त तत्व हम उसको बोलेंगे कि जो व्यक्त तत्व जिनसे व्यक्त हुआ है। महतत्व से लेकर के महतत्व से लेकर के स्थूल भूत पर्यंत इतने तत्वों का जो मूल कारण है, जो मूल उपादान है, जो इसकी मूल प्रकृति है, त्रिगुण की साम्य अवस्था, जिसको कहा जाता है प्रधान, जिसको कहा जाता है मूल प्रकृति, इसलिए तो कहा उसी को कहा जाता है अव्यक्त। तो इसलिए तो पहले ही सूत्र में आपको ध्यान में दे दिया गया था कि त्रिगुण साम्य अवस्था नाम मूल प्रकृति वा प्रधानम वा अव्यक्तम। त्रिगुण की जो साम्य अवस्था है, या तो उसको हम मूल प्रकृति बोलते हैं, या तो उसको प्रधान बोलते हैं, या तो उसको अव्यक्त बोलते हैं। वही अव्यक्त, वो अव्यक्त शब्द यहीं से लिया गया। अव्यक्त किसको बोलते हैं? जो व्यक्त तत्व का कारण है, जो अव्यक्त तत्व का उपादान है, जो व्यक्त तत्व की प्रकृति है, तो वो तो
मूल प्रकृति ही सिद्ध होती है ना, त्रिगुण की साम्य अवस्था प्रधान ही तो सिद्ध हो रही है। तो कहा कि अव्यक्त तत्व सर्व व्यक्त उपादान भूत जो मूल प्रकृति है ये अव्यक्त तत्व के अंदर है, और यह तो एक है। मूल प्रकृति एक है कि दो है कि तीन है कि चार है? एक है। और इसकी संज्ञा क्या क्या दी गई थी? प्रकृति अविकृति, क्योंकि यह किसी का भी विकार नहीं है, तो वह तो केवल एक है। लेकिन प्रकृति अप्रकृति के साथ साथ विकृति भी। इस कोटि के अंदर आने वाले कितने तत्व थे? 7। कौन कौन? महातत्व, अहंकार तत्व, पंच तन्मात्रा। और जो केवल विकृति ही, वो किसी की प्रकृति नहीं बनती, ऐसे तत्व कितने थे? 16। एकादश इंद्रियां और 5 स्थूल भूत। अब ये क्या कह रहे हैं कि महातत्व से लेकर के स्थूल भूत पर्यंत जो 23 तत्व है ये व्यक्त है, इसको व्यक्त तत्व कहेंगे। और इसका जो, इन सब का जो कारण है, मूल में बैठा हुआ है, उसको अव्यक्त बोलेंगे। तो मूल प्रकृति हो गई अव्यक्त, प्रधान हो गया अव्यक्त, त्रिगुण की साम्य अवस्था हो गया अव्यक्त। त्रिगुण की जो विषम अवस्था जितनी है वो हो गया व्यक्त। ठीक, त्रिगुण की साम्य अवस्था अव्यक्त। त्रिगुण की जितनी भी वैषम्य अवस्था होगी, त्रिगुण की वैषम्य अवस्था कहां से कहां तक मानी जाएगी? महातत्व से लेकर के स्थूल भूत पर्यंत, इसको बोलेंगे व्यक्त। ऐसा विभाग इन्होंने किया। तो व्यक्त तत्वों की संख्या 23 और अव्यक्त के रूप में जो मूल प्रकृति है वह 1। तो 23 1 24। तो प्रकृति के वही तो 24 जड़ तत्व आ ही गए। और ज्ञ के रूप में उन्होंने सारे व्यक्त और अव्यक्त का जो दृष्टा है, गुणों के वैषम्य अवस्था का और गुणों के सम अवस्था का जो दृष्टा है वह ज्ञ अर्थात चेतन पुरुष आत्मा है। ठीक है। इस प्रकार से प्रकृति के यहां पर 2 विभाग जो वाचस्पति मिश्र जी ने सांख्य कारिका की दूसरी कारिका करके दिया, तो ये विभाग अलग प्रकार का है या नहीं है? जो कि अष्टो प्रकृतिय है, षोडश विकारा, उससे ये विलक्षण हो गया ना। इसमें तो बिल्कुल मूल प्रकृति का स्वरूप निखर करके सामने आ गया कि मूल प्रकृति त्रिगुण की जो साम्य अवस्था है, सबका जो कारण है वो अव्यक्त है। त्रिगुण की साम्य अवस्था अव्यक्त, उसी को मूल प्रकृति बोलते हैं। और त्रिगुण की जो वैषम्य अवस्था है, महातत्व से लेकर के स्थूल भूत पर्यंत तक, सबको बोल देंगे व्यक्त। तो मूल प्रकृति हो गई अव्यक्त, त्रिगुण की साम्य अवस्था, और महातत्व से लेकर के स्थूल भूत पर्यंत जो त्रिगुण की वैषम्य अवस्था है, इन सबको क्या कह देंगे? व्यक्त। इन दोनों को ही जानने वाला व्यक्त अवस्था, त्रिगुण के व्यक्त अवस्था, महातत्व से लेकर के स्थूल भूत पर्यंत, और अव्यक्त अवस्था मूल प्रकृति व प्रधान, इन दोनों प्रकृति के दोनों ही अवस्थाओं को जानने वाला, प्रकृति की व्यक्त अवस्था को भी महातत्व से लेकर स्थूल भूत पर्यंत, और प्रकृति की अव्यक्त अवस्था को भी, इस दोनों ही अवस्थाओं को जानने वाला, इन दोनों ही अवस्थाओं को प्रकाशित करने वाला, इन दोनों ही अवस्थाओं का ज्ञाता, वही है ज्ञ पुरुष, चेतन तत्व आत्मा। दो विभाग प्रकृति का वाचस्पति मिश्र जी ने किया, लेकिन इनका यह दोनों विभाग जो है, पहले जो तत्व समास में प्रकृति के 2 विभाग अष्टो प्रकृतियां षोडश विकाराः करके किया गया था, इससे यह विलक्षण है। विलक्षण है या नहीं है? इन्होंने तो प्रकृति के केवल 2 ही विभाग कर दिए, व्यक्त और
अव्यक्त। त्रिगुण की जो साम्य अवस्था है मूल प्रकृति के रूप में वो अव्यक्त है। और त्रिगुण की जितनी भी विषम अवस्था है महातत्व से लेकर के स्थूल भूत पर्यंत तक, ये सब के सब व्यक्त तत्व के अंदर आ गए। इन व्यक्त और अव्यक्त दोनों को जो जानने वाला है, दोनों का जो प्रकाशन करने वाला है, वो ज्ञ पुरुष चेतनात्मा है। ऐसा अब प्रकृति का जो तीन विभाग, प्रकृति का तीन विभाग सांख्य दर्शन के जो प्रमुख और प्रमाणिक ग्रंथ जिसका नाम अभी मैंने लिया आचार्य ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित सांख्य कारिका, जिसका दूसरा नाम सांख्य सप्तती भी है, इसमें सांख्य के तत्वों का विभाग तीसरे कारिका के अंदर इस प्रकार से किया गया है। किस प्रकार से किया गया है? अब जो है कि व्यक्त और अव्यक्त, ये प्रकृति का जो दो विभाग था ना, इसको और स्पष्ट करने के लिए प्रकृति के तीन विभाग कर दिए गए। प्रकृति के अंतर्गत जो 24 जड़ तत्वों का समूह है, इसका तीन विभाग कर दिया गया। और उसी तीन विभाग को सांख्य कारिका के तीसरे कारिका में लिखा जा रहा है, जिसके आधार पर मैंने आप सभी लोगों को पहले ही बता दिया है। देखिए उसका मूल तीसरे कारिका में लिखा जा रहा है। कहा जा रहा है यहां पर कि मूला प्रकृति अविकृति ही, महदाद्याः प्रकृति विकृति ही सप्त। और यदि ठीक ढंग से, यहाँ शब्द वो है नहीं, लेकिन ठीक ढंग से समझ में आ जाए, यदि एका शब्द को पहले लगा दीजिए तो ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा आपको। एका मूला प्रकृति अविकृति, महदाद्याः प्रकृति विकृत्या सप्त। और उस सप्त को पहले यदि कि उठा करके ले आएंगे तो क्या होगा? सप्त। कौन सात? महदाद्याः, महत से लेकर के पंच तन्मात्रा तक, ये सात। ये क्या है? प्रकृति विकृतिया। इसके बाद लिख रहे हैं षोडशकस्तु विकारो, षोडशकस्तु विकारो, 16 विकार में माने केवल विकृति। और आगे कह रहे हैं कि 9 प्रकृति 9 विकृति पुरुष, 9 प्रकृति और 9 विकृति पुरुष। तो मूल प्रकृति अविकृति, महदाद्याः प्रकृति विकृत्या सप्त, षोडशकस्तु विकारो, 9 प्रकृति 9 विकृति पुरुष। यह है कारिका 3। अब इसके आधार पर प्रकृति के 3 विभाग हो गए, त्रिगुण प्रकृति के 3 विभाग हो गए। और तीनों गुणों से अलग जो निर्गुण तत्व वो पुरुष है, वो तो पुरुष है ही अलग से। तो प्रकृति के यहां पर 3 विभाग किया गया। क्या क्या? पहला विभाग मूल प्रकृति, कारिका के अनुसार से मूल प्रकृति। और जो मूल प्रकृति है यह किसी की विकृति नहीं है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे? अविकृति। तो पहला हो गया मूल प्रकृति। और इसको समझने के लिए जो है ना, अभी तत्काल में आप लोग लिख सकते हैं केवल प्रकृति। प्रकृति का जो 3 विभाग किया जा रहा है, उसमें पहला विभाग है केवल प्रकृति। वो केवल प्रकृति ही है, वह किसी की विकृति नहीं है। वह सबका कारण है, उसका कारण कोई नहीं है। वो सबको उत्पन्न करती है, लेकिन वह किसी से उत्पन्न नहीं हुई है, इसलिए केवल प्रकृति। दूसरा विभाग प्रकृति विकृति।
ठीक है। और तीसरा विभाग केवल विकृति। इतना पहले अपने दिमाग में, अपने बुद्धि में धारण कर लीजिए। प्रकृति के 3 विभाग हो गए। 3 विभाग को कैसे बोलेंगे? केवल प्रकृति। केवल प्रकृति की संज्ञा उसको प्राप्त है। अब इसके बाद कुछ ऐसे तत्व हैं जिसको कहेंगे प्रकृति विकृति। उनको प्रकृति की भी संज्ञा प्राप्त है और विकृति की भी संज्ञा प्राप्त है। और तीसरे विभाग को बोलेंगे केवल विकृति। उनको केवल विकृति की ही संज्ञा प्राप्त है, प्रकृति की संज्ञा प्राप्त नहीं, क्योंकि आगे कोई नए तत्वों को उत्पन्न करने वाली वो नहीं होती है। ये 3 जब विभाग आपको ठीक ढंग से समझ में प्रकृति का बुद्धि में धारण हो जाता है कि एक केवल प्रकृति है, एक ऐसा तत्व है जिसको केवल प्रकृति की संज्ञा प्राप्त है। कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको प्रकृति और विकृति की भी संज्ञा प्राप्त है, और कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि जिनको केवल विकृति की संज्ञा प्राप्त है। केवल प्रकृति की संज्ञा प्राप्त करने वाले कितने तत्व हैं? एक। कौन है? त्रिगुण की साम्यावस्था, जिसको प्रधान बोलेंगे, जिसको अव्यक्त बोलेंगे, जिसको मूल प्रकृति बोलेंगे। ठीक। प्रकृति और विकृति ये दोनों ही संज्ञाएं प्राप्त करने वाले कितने तत्व हैं? ना, प्रकृति विकृति सप्त। कौन? महद्यादि, महत आदि 7। वे 7 कौन कौन है? महतत्व 1, अहंकार 2 और पंच तन्मात्रा। इनको प्रकृति की भी संज्ञा प्राप्त है और विकृति की भी संज्ञा प्राप्त है। इसीलिए तो हम 1.5 घंटे तक आप लोगों को आपके दिमाग में वो सेट करवाए कि ताकि सूत्रों के शब्द को आप समझ सकें। 7 तत्वों को माना कि जो 24 जड़ तत्व वाला प्रकृति है, 24 जड़ तत्वों के समूह को ही तो प्रकृति बोलते हैं। अब उसके 3 विभाग किए गए। उस 3 विभाग में, क्योंकि जो 24 जड़ तत्वों का समूह प्रकृति है उसको समझने के लिए 3 विभाग किया जा रहा है। 24 तत्वों को बांटा जाएगा इसमें। अब उन 24 तत्वों वाली जो प्रकृति है, अब उसको 3 भाग में बांट करके एक विभाग को क्या नाम दे रहे हैं? केवल प्रकृति। और केवल प्रकृति के अंदर आने वाला जो तत्व होगा वह केवल एक मूल प्रकृति होगी। उसी मूल प्रकृति को प्रधान बोलेंगे या अव्यक्त बोलेंगे या त्रिगुण की साम्य अवस्था बोलेंगे। अब दूसरा जो विभाग किया जा रहा है उसको कहा जा रहा है प्रकृति विकृति। कुछ ऐसे उसमें तत्व हैं जिनको प्रकृति की भी संज्ञा है और विकृति की भी संज्ञा है। ऐसे तत्वों की संख्या टोटल 7 है। और वे 7 तत्व कौन कौन है? महतत्व, अहंकार तत्व, पंच तन्मात्रा। इसको प्रकृति और विकृति कहा जाता है। अब तीसरा विभाग किया जा रहा है केवल विकृति। केवल विकृति के अंदर 16 है। केवल विकृति इस कोटि के अंदर 16 तत्व हैं। केवल विकृति का मतलब यह है कि वह केवल कार्य ही है, केवल वह परिणाम ही है? वो कोई नए आगे किसी तत्व को उत्पन्न करने वाला नहीं है। ऐसा तो केवल इस कोटि के अंदर तो 16 तत्व आते हैं। एकादश इंद्रियां और स्थूल पंच महाभूत। तो अब मूल प्रकृति इस कोटि के अंदर आने वाला एक तत्व, नहीं, केवल प्रकृति। जो प्रकृति का 3 विभाग किया जा रहा है, तो केवल प्रकृति इस कोटि के अंदर आने वाला केवल एक तत्व मूल प्रकृति। अब दूसरा विभाग प्रकृति विकृति इस कोटि के अंदर आने वाला 7 तत्व। कौन कौन? महतत्व, अहंकार तत्व और पंच तन्मात्रा। तीसरा विभाग केवल विकृति। केवल विकृति इस कोटि के अंदर आने वाला 16 तत्व। एकादश इंद्रियां और पंच स्थूलभूत। इतनी बातें यदि बुद्धि में धारण हो जाती है, अब यहीं पर केवल
थोड़ा सा शब्द बदला जा रहा है सूत्र में। जो सूत्र में प्रयोग किया जा रहा है जिसको बोल रहे हैं केवल प्रकृति, यदि केवल प्रकृति है तो इसका मतलब वह किसी की विकृति नहीं होगी। किसी की विकृति नहीं होगी तो उसको अविकृति बोलेंगे ना। तो क्या बोलेंगे अब इसको? प्रकृति अविकृति, पहला विभाग हो गया। एक ऐसी प्रकृति, क्योंकि प्रकृति की संज्ञा तो और तत्वों को भी उधर प्राप्त हो रहा है, लेकिन एक ऐसी प्रकृति वो किसी की भी विकृति नहीं है, वो किसी से भी उत्पन्न नहीं हुआ है, उसी से सब कोई उत्पन्न हुआ है। तो जो किसी से उत्पन्न ही नहीं हुआ है, किसी की विकृति ही नहीं है, केवल प्रकृति ही है वो, तो किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है, किसी की विकृति नहीं है, तो उसके लिए एक शब्द दे देने में समझने के लिए क्या आपत्ति है? किसी की भी ये विकृति नहीं है माने अविकृति है। किसी की विकृति नहीं माने अविकृति। एक ऐसी प्रकृति जो किसी की विकृति नहीं है माने अविकृति है। तो प्रकृति अविकृति, तो प्रकृति अविकृति माने केवल प्रकृति, उसी को दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे? केवल प्रकृति को प्रकृति अविकृति। केवल दूसरे तरीका से बोला जा रहा है ना, क्योंकि जो मुख्य तो सूत्र है ना, सूत्र में जिस शब्द का प्रयोग हुआ है आपको उसकी संगति लगानी पड़ेगी ना। अब कहेंगे कि हम समझाने के लिए आपको केवल बोल दिए कि केवल प्रकृति, और वह केवल प्रकृति ये तो सूत्र में शब्द नहीं आया है। वहां शब्द क्या आ रहा है? मूला प्रकृति अविकृति। मूल में जो है ना, जो मूल में जो है सबसे जो ज्यादा प्रधान है वो प्रकृति अविकृति। प्रकृति का जो सबसे मूल तत्व है, प्रकृति का जो प्रधान तत्व है, वो किस रूप में है? प्रकृति और अविकृति के रूप में। प्रकृति अविकृति, उसी को मूल प्रकृति बोलते हैं, या प्रधान बोलते हैं, या अव्यक्त बोलते हैं। ठीक, चाहे केवल प्रकृति बोले या उसी को दूसरे शब्दों में प्रकृति अविकृति बोले, केवल शब्द को वहां से हटा लेना है, क्योंकि केवल शब्द प्रकृति की ऐसी अवस्था को बता रहा है, क्योंकि बोल रहे केवल प्रकृति, तो केवल शब्द जो है प्रकृति की ऐसी अवस्था को बता रहा है जो किसी की विकृति नहीं है, वो किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है। अब जो किसी से उत्पन्न नहीं होता है, किसी की विकृति नहीं है, तो अनेक शब्दों का एक शब्द प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अनेक शब्दों का एक शब्द प्रयोग कर देंगे, क्या? अविकृति। तो प्रकृति अविकृति, ऐसी प्रकृति जो किसी की विकृति नहीं है, वो है मूला प्रकृति। ठीक, ऐसा तो एक ही तत्व हुआ मूला प्रकृति। ऐसी प्रकृति, प्रकृति अविकृति का मतलब हुआ ऐसी प्रकृति जो किसी की विकृति नहीं है, वो प्रकृति अविकृति है। ऐसा तो एक मूला प्रकृति ही है। ऐसी प्रकृति जो किसी की भी विकृति नहीं है, वही मूला प्रकृति कहलाती है। इस पर मनन कीजिएगा। मनन क्या है? बिल्कुल यह स्पष्ट हो जानी चाहिए। इतना व्याख्या करने के बाद केवल प्रकृति कहें या उसी को प्रकृति अविकृति कहें, दोनों बात एक ही है। क्योंकि केवल प्रकृति कहने से केवल शब्द यह सूचित कर रहा है कि प्रकृति की ऐसी अवस्था, प्रकृति की ऐसी पदवी जो किसी की विकृति नहीं है, वो इसलिए वो मूल प्रकृति है। इसीलिए प्रकृति की ऐसी अवस्था जो किसी की विकृति नहीं है, वही तो मूल प्रकृति कहलाएगी। अब बाकी जो है किसी किसी के यदि विकृति भी होगी और उसमें प्रकृति का भी लक्षण होगा, वो तो साधारण प्रकृति होगी, मूल प्रकृति थोड़े होगी। तो इसीलिए प्रकृति के विभागों में पहला विभाग बन गया मूल प्रकृति, और मूल प्रकृति को ही क्या बोलेंगे? प्रकृति अविकृति।
दूसरा विभाग बनेगा क्या, जो एक रकम से प्रकृति भी है और एक रकम से विकृति भी है, उनकी संज्ञा प्रकृति भी हो जाती है, उनकी संज्ञा विकृति भी हो जाते हैं। किसी की प्रकृति और किसी की विकृति, ऐसा जो होगा वो प्रकृति विकृति होगा। ये दूसरा विभाग प्रकृति विकृति, ये दोनों ही संज्ञा प्राप्त करने वाले कितने तत्व हैं, 7 हैं। महतत्व, अहंकार तत्व और पंच तन्मात्रा। पंच तन्मात्रा। तीसरा जो विभाग है तो प्रकृति का, वह तीसरा विभाग में शब्द यहां पर पहले क्या दिया गया, केवल विकृति। तो केवल विकृति, केवल शब्द यहां सूचित कर रहा है कि वह विकृति ही है, वो किसी की प्रकृति नहीं बनता। अब किसी की प्रकृति नहीं बनता, इतना जो अनेक शब्द का प्रयोग करेंगे उसके लिए एक शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्या, अप्रकृति, क्योंकि किसी की प्रकृति ही नहीं बनती, तो अप्रकृति। तो विकृति ऐसा जो आगे किसी की प्रकृति नहीं बनता, जो आगे किसी की प्रकृति नहीं बनता, उसके लिए एक शब्द दिया अप्रकृति। तो प्रकृति अप्रकृति नहीं, विकृति अप्रकृति, इस कोटि के अंदर आने वाले कितने तत्व हो जाएंगे, 16, एकादश इंद्रियां और स्थूल पंच महाभूत। अब महाभूत में तो सूक्ष्म भी आ जाते हैं, स्थूल पंच महाभूत, इतना आपको देना पड़ेगा। अब इतनी बातें यदि ध्यान में आपको रहेगी तो फिर यहाँ जो तीसरी कारिका में ये तत्व का विभाग किया गया है, प्रकृति के 3 विभाग, वो आपको समझ में आ जाएंगे। अब कहा कि ये तो प्रकृति के 3 विभाग हो गए, अब जो कि मूल प्रकृति के रूप में, प्रकृति विकृति के रूप में और केवल विकृति के रूप में। उसी को दूसरे शब्दों में मूल प्रकृति के लिए क्या शब्द आया, प्रकृति और विकृति। अब बीच में तो बिल्कुल ठीक ही शब्द है, प्रकृति और प्रकृति विकृति। और तीसरा जो विभाग हुआ वो विकृति और प्रकृति। प्रकृति पहला विभाग, प्रकृति और विकृति, ऐसा तत्व केवल एक है, मूल प्रकृति। प्रकृति विकृति यह दूसरा विभाग, इसके अंदर 7 तत्व है, महातत्व, अहंकार तत्व और पंच तन्मात्रा। तीसरा विभाग प्रकृति नहीं, तीसरा विभाग विकृति और प्रकृति, विकृति और प्रकृति, इसके अंदर, इस कोटि के अंदर, इस विभाग के अंदर 16 तत्व हैं, एकादश इंद्रियां और 5 स्थूल महाभूत। ये हो गया। ये तो प्रकृति के 3 विभाग हो गए। मतलब कि ये त्रिगुण के साम्य अवस्था और वैषम्य अवस्था को मिला करके हुए। त्रिगुण की साम्य अवस्था के अंदर, त्रिगुण के साम्य अवस्था के अंदर प्रकृति के साम्य अवस्था के अंदर, चाहे हम उसको अव्यक्त बोलेंगे, चाहे प्रधान बोलेंगे, चाहे उसको मूल प्रकृति बोलेंगे, त्रिगुण की साम्यावस्था को चाहे प्रधान बोलेंगे, चाहे अव्यक्त बोलेंगे, चाहे मूल प्रकृति बोलेंगे और चाहे प्रकृति और विकृति बोलेंगे। अब जो त्रिगुण का वैषम्य अवस्था है उसको 2 विभाग कर दिया गया। यहां जो व्यक्त है उसका 2 विभाग हो गया। व्यक्त कहां से कहां तक है, महातत्व से लेकर स्थूल भूत पर्यंत, जो 23 तत्व है। जो त्रिगुण का वैषम्य अवस्था है, तो त्रिगुण के वैषम्य अवस्था को ही क्या बोलते हैं, व्यक्त। और व्यक्त जो है, व्यक्त तत्व कितने हैं, कहां से कहां तक है,
त्रिगुण का वैषम्य अवस्था कहां से कहां तक है? महातत्व से लेकर के स्थूल भूत पर्यंत 23 तत्व। अब इस व्यक्त तत्व को दो भाग में बांटा जा रहा है। किस रूप में बांटा जा रहा है व्यक्त तत्व को? एक है प्रकृति विकृति और दूसरा है केवल विकृति, अर्थात विकृति और प्रकृति। नहीं आया ये समझ में? त्रिगुण की जो वैषम्य अवस्था है, त्रिगुण की वैषम्य अवस्था को ही तो व्यक्त बोलते हैं ना। तो त्रिगुण की वैषम्य अवस्था या व्यक्त, तो व्यक्त की सीमा कहां से कहां तक था? महातत्व से लेकर स्थूल भूत पर्यंत 23 तत्व। और साम्य अवस्था के अंदर तो जो प्रधान तत्व है, मूला प्रकृति है, जिसको प्रकृति और विकृति कहा गया, वो आ गया। लेकिन जो त्रिगुण की वैषम्य अवस्था है, महातत्व से लेकर के स्थूल भूत पर्यंत तक, ये तो व्यक्त है। अब इसी का तो दो विभाग यहां पर किया जा रहा है। व्यक्त तत्वों में ही एक ऐसा तत्व है जिसको प्रकृति विकृति दोनों संज्ञा प्राप्त है, एक ऐसा तत्व है जिसको केवल विकृति संज्ञा प्राप्त है। जिसको केवल विकृति संज्ञा प्राप्त है उसको विकृति और प्रकृति भी तो बोल सकते हैं। ठीक, तो व्यक्त तत्वों के ये दो विभाग हो गए, प्रकृति विकृति और विकृति और प्रकृति। केवल विकृति को ही विकृति और प्रकृति भी बोल सकते हैं, और जो केवल प्रकृति है, केवल प्रकृति को प्रकृति और विकृति भी बोल सकते हैं। तो कहा कि यह व्यक्त और अव्यक्त त्रिगुण की साम्य अवस्था और त्रिगुण की वैषम्य अवस्था, इसमें जो प्रकृति के तीन विभाग हो गए। पहला विभाग प्रकृति और विकृति, दूसरा विभाग प्रकृति विकृति, तीसरा विभाग विकृति और प्रकृति। यह जो तीन विभाग प्रकृति के हो गए, अब कहा कि ये तो प्रकृति के तीन विभाग हुए। अब प्रकृति से अलग हट करके अब प्रकृति का जो दृष्टा पुरुष बैठा हुआ है वो चौथा तत्व है ना, वो चौथा विभाग होगा। इसीलिए अब इस सूत्र में अंतिम अंश में लिखा जा रहा है कि नौ प्रकृति नौ विकृति पुरुष, प्रकृति से बिल्कुल भिन्न प्रकृति के जितने विभाग हैं उस तीनों विभागों की तीनों कैटेगरी से अलग हट करके एक ऐसा चेतन तत्व है पुरुष। उसके लिए यहां पर सूत्र में शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, वह न तो प्रकृति है और न तो विकृति है। वो न किसी की प्रकृति कभी बनता है, किसी का भी कारण नहीं बनता, और वह न किसी का कार्य बनता है, किसी की विकृति ही नहीं बनता। नौ प्रकृति नौ विकृति। अब नौ प्रकृति, इसके लिए एक शब्द दे देंगे, अप्रकृति। किसी की प्रकृति नहीं तो माने अप्रकृति, और किसी की विकृति नहीं तो अविकृति। तो अप्रकृति अविकृति, और बोलने का केवल ढंग अलग अलग है। और यदि ये बोलने के ढंग में जिस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है उससे यदि परिचित नहीं होंगे ना, तो आगे के सूत्रों में संगति आप नहीं लगा सकेंगे, आगे के सूत्र को नहीं समझ सकेंगे। क्योंकि ये समझा देने के बाद आगे जो है ना वो धड़ल्ले से प्रयोग कर देंगे। वो कभी प्रयोग करेंगे क्या कि नौ प्रकृति नौ विकृति ऐसा चेतन तत्व है। फिर वो कहेंगे वो न किसी का कार्य है न किसी का कारण है, ऐसा भी शब्द प्रयोग कर देंगे। किसके लिए? पुरुष शब्द के लिए, चेतन तत्व आत्मा के लिए। जो पुरुष तत्व है सांख्य में कहेंगे कि वो न किसी की, वो न प्रकृति है न विकृति है, कहेंगे वो न किसी का कारण है न किसी का कार्य है। फिर वो क्या कहेंगे? वो न किसी का उपादान है न किसी का परिणाम है। फिर वो क्या कहेंगे अपना सूत्र के हिसाब से? वो जो है ना, अब नौ 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 बोल रहे हैं, फिर वो है क्या?
अनेक शब्दों का एक शब्द में करके वो क्या बोलेंगे, वो जो है ना वो अप्रकृति और अविकृति है। किसी की प्रकृति नहीं तो अप्रकृति, और किसी की विकृति नहीं तो वो कहलाया अविकृति। अब यदि सांख्य के सारे तत्वों को कारिका 3 के अनुसार से विभाग कर लिए जाएं तो कितने विभाग हो जाएंगे, 4। प्रकृति के 3 विभाग और चौथे में जो पुरुष बैठा हुआ है उसको मिला करके उनका एक अलग ही विभाग होगा, क्योंकि वो प्रकृति के अंदर तो आता ही नहीं है। तो प्रकृति के 3 विभाग अपने हो गए, उधर एक विभाग है पुरुष का, मतलब चौथे विभाग में पुरुष है, तो कुल कितने विभाग हो गए, 4। अब इस चारों विभागों को सांख्य दर्शन में जो तत्व, सारे तत्वों का 4 विभाग किया गया, चारों विभागों को एक साथ मिला करके बोलेंगे तो पहला विभाग क्या बनेगा, प्रकृति अविकृति। दूसरा विभाग क्या बनेगा, प्रकृति विकृति। तीसरा विभाग क्या बनेगा, विकृति अप्रकृति। और चौथा विभाग क्या बनेगा, अप्रकृति अविकृति। अब तो फटाफट समझ में आ गया। पहला विभाग जो बना प्रकृति अविकृति, माने केवल प्रकृति, इसके अंदर केवल एक ही तत्व आया, मूल प्रकृति। उसी मूल प्रकृति को प्रधान भी बोलेंगे, उसी मूल प्रकृति को अव्यक्त भी बोलेंगे। अब जो दूसरा विभाग हुआ तत्व का वो हुआ प्रकृति विकृति, माने प्रकृति भी और विकृति भी। इस कोटि के अंदर कितने तत्व आएंगे, 7 तत्व आएंगे। कौन कौन, महतत्व, अहंकार तत्व और पंच तन्मात्रा। ठीक। अब जो तीसरा विभाग बना तत्वों का, तीसरा विभाग विकृति अप्रकृति, माने केवल विकृति, केवल विकृति। तो उसी को दूसरे शब्दों में यहां पर तीसरे विभाग में क्या कहा, विकृति अप्रकृति। तो विकृति अप्रकृति के अंदर कितने तत्व आ जाएंगे, 16, एकादश इंद्रियां और पंच स्थूल महाभूत। इसके बाद जो चौथा विभाग बना वो चौथा विभाग क्या है, 9 प्रकृति 9 विकृति, माने अप्रकृति अविकृति। इसके अंदर एक तत्व आएगा चेतन पुरुष। इस प्रकार से सांख्य कारिका के अंदर तीसरी कारिका में सांख्य दर्शन के सभी तत्वों का ये 4 विभाग करके स्पष्ट कर दिया गया, जिसमें ऊपर के 3 विभाग प्रकृति के हैं और अंतिम में चौथा तो चेतन पुरुष का है, जो कि 9 किसी का प्रकृति है, 9 किसी का विकृति है। 9 प्रकृति 9 विकृति, बस। अब उसी को दूसरे दूसरे शब्दों में अलग अलग तरीके से बोला जाएगा। 9 किसी का कार्य है, 9 किसी का कारण है, 9 किसी की प्रकृति है, 9 किसी की विकृति है। फिर बोलेंगे 9 किसी का परिणाम है, 9 किसी का उपादान है। ऐसा है चेतन तत्व सांख्य दर्शन में जो आत्मा है। अब प्रकृति के 3 विभाग तो कर दिया गया, प्रकृति अविकृति, प्रकृति विकृति, विकृति अप्रकृति। ठीक है। अब इतना तो विचार हो जाने के पश्चात जो है इसको अपने मनन में बार बार लाते रहने की आवश्यकता है, नहीं तो फिर से आप विस्मृत हो जाएंगे। अब अलग अलग करके हमको नहीं ना बताना पड़ेगा कि कौन किसकी प्रकृति है, कौन किसकी विकृति है। फिर दोबारा मेहनत करना पड़ेगा क्या? इतना मेहनत तो करके पहले बता ही चुके हैं, उसको मनन में लाते रहिए। अच्छा, टेस्ट कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। चलिए बताइए,
जो अहंकार है, अहंकार प्रकृति के 3 विभाग में से किसके अंदर आएगा? प्रकृति विकृति के अंदर आएगा। ठीक है। प्रकृति विकृति के अंदर आएगा, ये तो स्पष्ट हो गया। लेकिन बताइए, जो अहंकार है प्रकृति विकृति के अंदर आता है, तो अहंकार किसकी प्रकृति है? अहंकार किसकी प्रकृति है? एकादश इंद्रिय और पंच तन्मात्रा की प्रकृति है। की प्रकृति है, मतलब उसका कारण है, उसका उपादान है अहंकार। अहंकार किसकी प्रकृति है? तो एकादश इंद्रियां और पंच तन्मात्रा का। अच्छा, अहंकार किसकी विकृति है? महातत्व का। अब तो आप लोग दौड़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब ये बताइए कि जो महातत्व है, ये महातत्व प्रकृति की जो प्रकृति का जो 3 विभाग बनाया गया, इस 3 विभाग में किस विभाग के अंदर है? प्रकृति विकृति के अंदर है। प्रकृति विकृति के अंदर महातत्व भी है। तो बता दीजिए कि महातत्व किसकी प्रकृति है? अहंकार। अहंकार की प्रकृति है ना, क्योंकि अहंकार का कारण है, अहंकार की प्रकृति है। अब विकृति किसकी है? महातत्व किसकी विकृति है? मूल प्रकृति की विकृति है, क्योंकि मूल प्रकृति से ये उत्पन्न हुआ है, उसकी विकृति है ये। ठीक है, अब थोड़ा सा जो है दूसरे प्रकार से पूछ रहा है। आप बताइए, मन नामक जो तत्व है, मन, ये मन जो है प्रकृति के जो 3 विभाग किए गए हैं, उसकी जो 3 कोटि बनाई गई है, ये किस विभाग, किस कोटि के अंतर्गत आते हैं? मन। जिन्होंने केवल विकृति कहा वो भी सही है, जिन्होंने विकृति अप्रकृति कहा ये भी सही है, क्योंकि केवल विकृति को ही तो विकृति अप्रकृति कहेंगे। तो ठीक है, उसके अंदर आ गया। तो बताइए कि यदि मन जो है यह विकृति अप्रकृति कोटि के अंदर आ रहा है, इस कोटि का तत्व है, तो बता दीजिए कि मन जो है यह किसकी विकृति है? अहंकार का, और सात्विक अहंकार का। सात्विक अहंकार की विकृति है। तो बता दीजिए कि मन जो है ये किसकी अविकृति है? मन जो है ये किसकी विकृति है? अरे वही तो सात्विक अहंकार की। ये किसकी अप्रकृति है? अप्रकृति। मन जो है अप्रकृति किसकी होगी? किसी की भी नहीं होगी। तो फिर किसी की कैसे नहीं? हम कहेंगे कि प्रकृति किसी की नहीं होगी, हम तो बोल रहे हैं कि अप्रकृति किसकी होगी? फिर होगी। तो वो उत्तर आया। क्योंकि सब में आप इधर से जोड़ रहा है कि ये इसकी प्रकृति है, इसकी विकृति है। यहाँ पर मन के लिए शब्द ही आ रहा है कि ये किस कोटि के अंतर्गत आ रहे हैं ये तत्व? विकृति और अप्रकृति के अंदर। तो किसकी विकृति? तो सात्विक अहंकार की विकृति। ये अप्रकृति किसकी है?
विकार। हाँ, तो ये प्रकृति अप्रकृति तो किसी को ध्यान में नहीं देते। किसी की प्रकृति नहीं है, किसी को तो अप्रकृति बोलते तो इसी को अप्रकृति बोलते हैं। हैं। ये अप्रकृति ही है, ये किसी की अप्रकृति नहीं है, खुद अप्रकृति है। तो यही तो बोलना चाहिए ना, अरे यही तो बोलना चाहिए ना, ये किसी की प्रकृति नहीं है, इसीलिए इसको अप्रकृति कहा गया है। ये अप्रकृति ही है, ये किसी की अप्रकृति नहीं है, ये खुदे अप्रकृति है, क्योंकि किसी की प्रकृति नहीं है ये। ठीक है, हो गया। श्रोत्र जो इंद्रिय है, श्रोत्र इंद्रिय, तो मन तो छोड़ दीजिए, अब श्रोत्र इंद्रिय, तो श्रोत्र इंद्रिय यह जो है इस प्रकृति के तत्वों की किस कोटि के अंतर्गत आएगा? विकृति और अप्रकृति, माना केवल विकृति के अंदर ही आएगा। बात वही है। अब चाहे श्रोत्र का अलग से नाम ले लें, एकादश इंद्रियों में जिसका जिसका भी नाम ले लेंगे वही होगा। अच्छा, अब बताइए जो गंध तन्मात्रा है, गंध तन्मात्रा नामक जो तत्व है, ये प्रकृति के विभाग में किस कोटि के अंतर्गत तत्व आएगा? प्रकृति विकृति। तो किसकी प्रकृति है गंध तत्व? गंध तत्व किसकी विकृति है? किसकी विकृति है? तामसिक अहंकार की विकृति है। ठीक है, किसकी प्रकृति है? स्थूल पंच महाभूत केवल गंध तन्मात्रा से उत्पन्न हो गया। तो फंस गए है ना, पृथ्वी ना होगा, केवल पृथ्वी की होगी ना। जो गंध तन्मात्रा है इसकी विकृति पंच स्थूल महाभूत हो जाएगा क्या? कि उसमें से एक होगा जो गंध से उत्पन्न होगा। गंध तन्मात्रा से जो उत्पन्न होती है वो स्थूल भूतों में पृथ्वी है। रस तन्मात्रा से जो उत्पन्न होती है स्थूल भूतों में वो जल है। रूप तन्मात्रा से जो उत्पन्न होती है वो पंचभूतों में अग्नि है, पंच स्थूल भूत में। स्पर्श तन्मात्रा से जो उत्पन्न होती है पंचभूतों में स्थूल वायु है, स्थूल वायु। अच्छा, शब्द तन्मात्रा से जो उत्पन्न होता है पंचभूतों में स्थूल आकाश है। ऐसे ही बोलना है। अच्छा, अब प्रधान के विषय में बोलिए। जो प्रधान है, जो मूल प्रकृति है, जो अव्यक्त है, ये प्रकृति के जो 3 विभाग किए गए ये किस कोटि में आता है? प्रकृति अविकृति के अंदर आ गया। ठीक है, प्रकृति अविकृति के अंदर आ गया तो किसकी प्रकृति है? प्रधान, अव्यक्त या मूल प्रकृति किसकी प्रकृति है? बस हो गया, खुदे प्रकृति है। किसकी प्रकृति है? किसका कारण है? साक्षात में महातत्व का, और पूरा का पूरा परंपरा से जितना वैषम्य परिणाम है सबका। तो क्या बोलेंगे, किसकी प्रकृति है? साक्षात में महातत्व का। और यदि ऐसे बोला जाए तो सबकी, सारे न सबकी नहीं, वहां ये बोलना पड़ेगा आपको महातत्व से लेकर स्थूल भूत पर्यंत जितने तत्व हैं, त्रिगुण के जितने भी वैषम्य परिणाम हैं, सबकी प्रकृति है मूल प्रकृति। अच्छा, मूल प्रकृति यदि महतत्व से लेकर के स्थूलभूत पर्यंत सबकी प्रकृति है और साक्षात में महतत्व की प्रकृति है, यही ना? साक्षात में सीधा
महातत्व की प्रकृति, ठीक है। या दूसरे शब्दों में क्या कहना पड़ेगा, महातत्व से लेकर के स्थूलभूत पर्यंत सबकी प्रकृति है मूल प्रकृति, इसलिए तो उसको मूल प्रकृति कहा जाता है। अब वह अप्रकृति किसकी है? मूल प्रकृति तो सबकी प्रकृति हो गई, अप्रकृति किसकी है? किसकी अप्रकृति है? मूल प्रकृति किसी की नहीं है, स्वयं की। अरे स्वयं वो है अप्रकृति, अविकृति न अप्रकृति, स्वयं अप्रकृति है ना मूल प्रकृति। कि अविकृति? अविकृति, हाँ, प्रकृति अविकृति, प्रकृति अविकृति, ये शब्द ना आया है, प्रकृति अविकृति। मूल प्रकृति के लिए शब्द आया है प्रकृति और अविकृति। तो किसकी प्रकृति? साक्षात में महातत्व की, अब बाकी सब की। मूल प्रकृति प्रकृति है, लेकिन अविकृति किसकी है? अविकृति किसकी है? स्वयं अविकृति है, वो स्वयं ही अविकृति है, किसी की भी विकृति नहीं है वो। इसलिए तो मूल कारण उसको समझा जाता है। इस प्रकार से जो है कि मूल प्रकृति के स्वरूप को स्पष्ट करने में और सारी चीज़ों को जो समझने की आवश्यकता हो जाती है, उसका विस्तार से सांख्य कारिका में दूसरे और तीसरे कारिका के द्वारा यहाँ पर प्रतिपादन किया गया है। और इसीलिए जब तक अन्य चीज़ों को भी आप नहीं समझ लेते हैं, तो जिस चीज़ को आप समझने के लिए जा रहे हैं उनका मूल स्वरूप कैसे स्पष्ट होएगा? ये नीला रंग नीला ही है, तो नीला की निष्ठा प्राप्त करने के लिए उसके इर्द गिर्द आपको पीला, काला और हरा, इस सब को भी जानना होगा, तब समझ में आएगा कि इन सारे रंगों को छोड़ करके जो ये रंग है वही नीला रंग है। समझे कि नहीं समझे? तो बोलेंगे कि आप जो है कि मूल प्रकृति को समझाने के लिए चले थे, अब मूल प्रकृति को बताने में ये ढेर सारे के सारे और सारे चीज़ें कहाँ से आ गई? उसको जानने का तरीका यही है कि जब तक अन्य चीज़ों को आप सही ढंग से नहीं जान लेते हैं, तब तक जिस चीज़ को आप जानने के लिए गए हैं उनके मूल स्वरूप का स्पष्ट ज्ञान नहीं होगा। जब तक आप प्रकृति के विभाग को नहीं समझ लेते हैं, तो प्रकृति से बिल्कुल अलग, बिल्कुल असंग जो तत्व है उसका परिज्ञान कैसे होगा आपको? इसलिए ब्रह्म को जानने के लिए प्रकृति को जानना आवश्यकता पड़ती है, यही नियम है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि प्रकृति में पंच तत्वों की विशालता को यदि तुम जान लो, तो प्रकृति पार जो परम तत्व ब्रह्म है उसका दर्शन, उनके स्वरूप का यथार्थ ज्ञान, उसके स्वरूप का यथार्थ बोध, उनका स्वरूप स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाएगा, स्फुट भान होने लगेगा। प्रकृति में पंच तत्वों की विशालता को कहेंगे हम जानना चाहते हैं ब्रह्म को, आप प्रकृति प्रकृति क्यों बोल रहे हैं? अरे प्रकृति को जाने बिना तुम इससे पार जो तत्व है उसको जान ही नहीं सकोगे, दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। अब देख लो, मूल प्रकृति को जानने के लिए प्रकृति के जितने विभाग हैं, चाहे वो प्रकृति विकृति हो चाहे केवल विकृति हो, सबको जानना पड़ जाता है। उसी प्रकार से जो ब्रह्म है, परम तत्व या परम तत्व के रूप में ब्रह्म या आत्म तत्व है, जो ब्रह्म और आत्म तत्व न किसी की प्रकृति है न किसी की विकृति है, वो न किसी का कारण है न किसी का कार्य है, वो कार्य कारणातीत तत्व है। ये समझने के लिए तो
कारण तत्व के विभाग को और कार्य कोटि के तत्व के विभाग को जानना होगा। कारण तत्व के रूप में मूल प्रकृति है और कार्य कोटि के अंदर महतत्व से लेकर स्थूलभूत पर्यंत ये सब कार्य कोटि के अंदर आते हैं। तो मूल प्रकृति सबका कारण, तो कारण कोटि के अंदर कौन सा तत्व आ गया? सारे जड़ तत्वों का जो मूल कारण होगा। इसीलिए यहां पर थोड़ा सा ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अब कक्षा को विराम देंगे कि जब आप बोलते हैं ना कि मूल कारण, जब आगे के दर्शनों में आप जाएंगे तो जब मूल कारण बोला जाता है तो आपको स्पष्ट कर देना पड़ता है वहां पर कि मूल कारण किसका, जड़ तत्व का कि चेतन तत्व का है। इसीलिए जब यहाँ जो मूल कारण कारण तत्व के रूप में मूल प्रकृति कहा जा रहा है, तो यहाँ क्या सभी तत्वों का कारण चेतन तत्वों का भी कारण है? नहीं। जो 24 जड़ तत्व है उस 24 जड़ तत्वों में मूल कारण है मूल प्रकृति। जड़ तत्व के समूहों का मूल कारण कौन है? मूल प्रकृति है। जो चेतन तत्व है वो तो न तो किसी की प्रकृति है न तो किसी की विकृति है, उसका वो तो न किसी का कार्य है और उसका न तो कोई कारण होता है। तो सारे जड़ तत्वों का ही मूल प्रकृति कारण होने के कारण से इसको हम कारण तत्व कोटि के अंदर रखते हैं। तो कारण तत्व कोटि के अंदर कौन आ गया? मूल प्रकृति। इसी को दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे? प्रधान। इसी को दूसरे शब्दों में और क्या बोलेंगे? अव्यक्त। इसी को और तीसरे शब्दों में क्या बोलेंगे? हाँ ठीक है, प्रकृति और विकृति। और चौथे शब्दों में क्या बोलेंगे? किसकी? ठीक है, प्रकृति की त्रिगुण की साम्यावस्था। अब सोचिए, त्रिगुण की साम्यावस्था बोलेंगे उसको। तो जो मूल कारण है, सबका कारण है मूल प्रकृति, उसको इतने इतने शब्दों में इतने इतने तरीके से बोला जा सकता है। इसीलिए इसको बोलता है कारण तत्व, मूल प्रकृति। अब कार्य तत्व, कारण को कार्य कोटि के तत्व के अंदर कौन कौन आ जाएंगे? जितना भी व्यक्त है, जितना भी व्यक्त है, तो व्यक्त कहां से कहां तक है? महतत्व से लेकर स्थूल भूत पर्यंत। इसको क्या बोलेंगे? विकार बोलेंगे, विकृति बोलेंगे, कार्य बोलेंगे, परिणाम भी बोलेंगे। ठीक है। अब इसी में स्थूल कार्य और सूक्ष्म कार्य हो जाते हैं। महतत्व से लेकर के स्थूल भूत पर्यंत जितने भी ये 23 तत्व हैं, इसको कार्य कोटि की संज्ञा प्राप्त है। कार्य कोटि के तत्व है ये। मुख्य कारण, मूल कारण, कारण तत्व कोटि के अंतर्गत कौन से तत्व आएंगे? केवल मूल प्रकृति। कार्य कोटि के अंदर कितने तत्व आएंगे? महतत्व से लेकर स्थूल भूत पर्यंत। कार्य और कारण दोनों से ही अतीत तत्व में कौन आ जाएगा? पुरुष। अब उस पुरुष को यहां सांख्य अपना चेतनात्मा कहता है, और वेदांत में जाकर के उसको हम ब्रह्म बोलेंगे, थोड़ा सा एक अलग विलक्षणता को लिए हुए। तो अब यदि सारे के सारे दर्शन मिल करके जीवन और जगत के जितने भी तत्वों का वो प्रतिपादन करते हैं, उसको यदि 3 ही भाग में बांट करके
समझा जाएगा, तीन ही उसकी कोटि यदि बनाई जाएगी तो वो कोटि किस प्रकार से बनेगी? कार्य कोटि का तत्व सबसे नीचे से, फिर कारण कोटि का तत्व दूसरा विभाग, और तीसरा कार्य कारणातीत तत्व। हो गया ना। अब कार्य कोटि को दो भाग में बांट लिया जाता है, कार्य कोटि के तत्वों को दो भाग में बांट लिया जाता है। वेदांत क्या कहता है? स्थूल कार्य और सूक्ष्म कार्य। और सांख्य दर्शन क्या कहेगा अब यहां पर? अव्यक्त तो कारण हो गया है, कार्य कोटि के तत्वों को, कार्य कोटि के तत्व महातत्व से लेकर के स्थूल भूत पर्यंत है, इसको दो भागों में सांख्य दर्शन बांटेगा। हाँ, प्रकृति विकृति, प्रकृति नहीं, विकृति और प्रकृति, ये दो भाग में बांट लेगा। कार्य कोटि के पदार्थ को, कार्य कोटि के पदार्थ मतलब है व्यक्त पदार्थ को, तो व्यक्त पदार्थ कहां से कहां तक आएगा? महातत्व से लेकर स्थूल भूत पर्यंत। तो जो व्यक्त तत्व है, जो त्रिगुण का वैषम्य परिणाम है, वो महातत्व से लेकर के स्थूल भूत पर्यंत है। यही तो कार्य कोटि का तत्व है। स्थूल कार्य और सूक्ष्म कार्य, ये वेदांत दर्शन कार्य को दो भाग में बांट लेता है। और वहां पर जब स्थूल कार्य बोलते हैं तो स्थूल कार्य का मतलब स्थूल पंच महाभूत स्थूल कार्य है, और जब सूक्ष्म कार्य वहां पर बोलते हैं तो वहां सूक्ष्म कार्य का मतलब क्या है? सूक्ष्म पंच महाभूत वेदांत प्रस्थान में। सांख्य प्रस्थान में यहां पर जो कार्य कोटि के अंदर पदार्थ आ रहे हैं, कार्य कोटि के अंदर जो तत्व आ रहे हैं, महातत्व से लेकर के स्थूल भूत पर्यंत तक, ये 23 तत्व सांख्य दर्शन अब इस कार्य कोटि के पदार्थ का दो विभाग किए हैं। विचार तो हो आया है ना वहां से। महातत्व से लेकर के स्थूल भूत पर्यंत जो व्यक्त तत्व है, तो उस व्यक्त तत्व को वाचस्पति मिश्र जी ने दो विभाग में बांट दिया कि नहीं बांट दिया? प्रकृति विकृति, केवल विकृति। केवल विकृति को कैसे बोलेंगे? विकृति और प्रकृति, ये दो विभाग हो जाते हैं। लेकिन दोनों ही विभाग जो हैं, चाहे उसको व्यक्त कहें और चाहे कार्य कहें, एक ही बात है। चाहे त्रिगुण का वैषम्य कहें, जो कार्य कोटि के पदार्थ हैं उसको अब तीन शब्दों से कहा जा सकता है नहीं। या तो उसको कार्य बोले, ठीक है, या तो उसको व्यक्त बोले, चाहे तो उसको त्रिगुण का वैषम्य बोले। वो कार्य कोटि के तत्व माने जाएंगे, महातत्व से लेकर कहां? स्थूल भूत पर्यंत। कारण तत्व, कारण तत्व मूल प्रकृति। कार्य तत्व, कार्य कोटि के कौन तत्व होंगे? महातत्व से लेकर स्थूल भूत पर्यंत। कारण कोटि का तत्व कौन होगा? मूल प्रकृति, उसी को प्रधान बोलेंगे, उसी को अव्यक्त बोलेंगे, त्रिगुण की साम्य अवस्था बोलेंगे। तीसरा जो कोटि बनेगा तत्व का, वो होगा कार्य और कारण से अतीत, कार्य कारणातीत तत्व। उसके रूप में कौन आएगा? पुरुष और पुरुष। उसी पुरुष को सांख्य दर्शन में आत्मा कहा गया है ना, और वेदांत प्रस्थान में कुछ विलक्षणता लिए उसको ब्रह्म कहा गया है। तो आत्मा और ब्रह्म, तो समझिए कि पूरा का पूरा जो तत्व विचार किया गया है सभी दर्शनों में,
और उन सभी दर्शनों में जितने भी तत्व जीवन और सृष्टि के, जीवन और जगत के निर्धारित किए गए हैं, उसको मूल इसी 3 विभाग में, इस 3 कोटि के अंदर आप रख सकते हैं। कार्य कोटि का तत्व, कारण तत्व, कार्य कारणातीत तत्व। ठीक है, ये हो गया। तो कारण तत्व के अंदर कौन आ गया? एक अनादि अव्यक्त जरात्मिका त्रिगुण साम्य अवस्था धारिणी मूल प्रकृति त्रिगुण वैषम्य रूप व्यक्त सभी जड़ तत्वों का मूल कारण होने के चलते मूल प्रकृति को प्रधान कारण तत्व कहा जाता है। उतने सारे विचारों को लेकर के मैंने एक वाक्य बनाया है। एक अनादि अव्यक्त जरात्मिका गुण साम्यावस्था धारणी मूल प्रकृति त्रिगुण वैषम्य रूप व्यक्त सभी जड़ तत्वों का मूल कारण होने के चलते मूल प्रकृति को प्रधान कारण तत्व कहा जाता है। अब इसके बाद जो कार्य कोटि का तत्व है, वो कार्य कोटि का तत्व इसके अंदर कौन कौन आएगा? इसको कैसे हम लिख सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं? त्रिगुण वैषम्य रूप व्यक्त सभी जड़ तत्व महतत्व से स्थूलभूत पर्यंत यह अव्यक्त जरात्मिका त्रिगुण साम्य अवस्था धारिणी मूल प्रकृति से उत्पन्न होने के चलते महतत्व से लेकर स्थूलभूत पर्यंत सभी व्यक्त 23 जड़ तत्व समूह को कार्य कोटि का तत्व माना जाता है। हो गया? एक वाक्य में इसको मैंने सारे तथ्यों को हृदयंगम करके लिखा कि कार्य कोटि का तत्व किसको माना जाता है? महतत्व से लेकर स्थूलभूत पर्यंत। क्यों कार्य कोटि का तत्व माना जाता है? क्योंकि यह किसी से उत्पन्न हुआ है। किससे उत्पन्न हुआ है? साम्यावस्था धारणी मूल प्रकृति से। तो इसीलिए उसको लिखा कि ये कार्य कोटि का तत्व एक तो त्रैगुण का वैषम्य रूप है, तो वही लिखा है यहां कि त्रैगुण वैषम्य रूप व्यक्त सभी जड़ तत्व कहां से कहां तक? महतत्व से स्थूलभूत पर्यंत यह अव्यक्त जरात्मिका त्रिगुण साम्यावस्था धारणी मूल प्रकृति से उत्पन्न होने के चलते महतत्व से लेकर स्थूलभूत पर्यंत सभी जड़ तत्व जो 23 की संख्या में है, इस समूह को कार्य कोटि का तत्व माना जाता है। तो फिर कार्य कारणातीत तत्व किसको माना जाता है? जो कार्य कोटि के तत्व से और कारण कोटि के तत्व से परे होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि प्रधान कारण तत्व अव्यक्त मूल प्रकृति और इसके कुल 23 अवांतर प्रभेद कहां से कहां तक? महतत्व से लेकर के स्थूलभूत पर्यंत सभी व्यक्त कार्य कोटि के तत्वों से पृथक, कारण तत्व से और कार्य कोटि के तत्व से बिल्कुल पृथक, माना परे। तो कारण कोटि के जो तत्व हैं वो कौन है? मूल प्रकृति। और मूल प्रकृति ऐसा है, उसी को हम प्रधान भी न बोलेंगे। तो इसीलिए यहां कहा प्रधान कारण तत्व अव्यक्त मूल प्रकृति ये, और इसके कुल 23 अवांतर भेद कहां से कहां तक? महतत्व से लेकर स्थूलभूत पर्यंत, ये सभी कार्य कोटि के तत्व। तो कारण और कार्य इस कोटि के तत्वों से परे, माने पृथक, इन सब का दृष्टा पुरुष चेतन तत्व आत्मा को समस्त कार्य कारणातीत तत्व के रूप में प्रतिष्ठित है।
इन सब का दृष्टा पुरुष चेतन तत्व आत्मा समस्त कार्य कारणातीत तत्व के रूप में प्रतिष्ठित है। ये रहा आपका तत्व विभाग, और उस तत्व विभाग में मूल प्रकृति की सत्ता अर्थात इनकी स्थिति और अस्तित्व सांख्य दर्शन के अनुसार से। ठीक है। अब इसमें से अगली कक्षा में हम यह स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे कि मूल प्रकृति जो अव्यक्त रूप में है, और फिर मूल प्रकृति का जो अवांतर प्रभेद 23 है, महातत्व से लेकर के स्थूल भूत पर्यंत, जिसको हम बोलते हैं व्यक्त। तो अब ज़्यादा हम इन्हीं दो शब्दों का प्रयोग करके इनके लक्षण को समझने का प्रयास करेंगे कि जो अव्यक्त प्रकृति है और जो व्यक्त प्रकृति के तत्व हैं। तो अव्यक्त प्रकृति ही मूल प्रकृति है, और जो व्यक्त हैं तो व्यक्त प्रकृति के रूप में, व्यक्त तत्व के रूप में कहाँ से कहाँ तक हैं? महातत्व से लेकर के स्थूल भूत पर्यंत। अब इनके क्या क्या लक्षण हैं, जिसके आधार पर यह निश्चित हो जाएगा कि मूल प्रकृति के कौन कौन से लक्षण निर्धारित होते हैं। तब उसमें से सारे लक्षणों में, सारे लक्षणों को जब नोट किया जाएगा तब होएगा कि वह मूल प्रकृति जो है कि वह अनादि है, नित्य परिणामी है। ये सारे के सारे फिर उसमें लक्षण निश्चित हो जाएंगे। तो अगली कक्षा में इसको देखते हैं कि व्यक्त और अव्यक्त दशा में जो यह प्रकृति है, इसका क्या क्या लक्षण अगली कारिका के द्वारा निश्चित किया गया है। पिछली कक्षा में यह विचार हुआ त्रिगुणात्मक प्रकृति की मुख्य दो अवस्था, एक अव्यक्त है और दूसरी अवस्था व्यक्त है। त्रिगुण साम्य अव्यक्त अवस्था मूल प्रकृति है, और त्रिगुण वैषम्य व्यक्त अवस्था महतत्व से लेकर स्थूल भूत पर्यंत है। आचार्य ईश्वर कृष्ण रचित सांख्य कारिका में 10वीं कारिका के द्वारा प्रकृति की इन दो अवस्थाओं, इन दो रूपों व्यक्त और अव्यक्त जो अव्यक्त प्रकृति के रूप में मूल प्रकृति है और व्यक्त प्रकृति के रूप में महतत्व से लेकर स्थूल भूत पर्यंत ये सारे तत्व हैं। तो इन दोनों का ही साधर्म्य और वैधर्म्य का वर्णन 10वीं और 11वीं कारिका में की गई है। 10वीं कारिका में व्यक्त और अव्यक्त के वैधर्म्य को बतलाया गया है कि दोनों में परस्पर विरुद्ध धर्म
और लक्षण कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर सांख्य कारिकाकार 10वीं कारिका में बोल रहे हैं कि हेतु मत अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। अर्थात जो व्यक्त तत्व है महतत्व से लेकर स्थूल भूत पर्यंत, ये सभी के सभी हेतुमान, अनित्य, अव्यापी, सक्रिय, अनेक, आश्रित, लिंग, अवयव युक्त और परतंत्र है। ये व्यक्त तत्वों के 9 धर्म अथवा लक्षण यहाँ पर निश्चित कर दिए गए, निश्चित करके बताए हैं। और आगे बता रहे हैं कि विपरीतम अव्यक्तम, व्यक्त तत्व के जो ये 9 धर्म लक्षण हैं, ठीक इसके विपरीत अव्यक्त के लक्षण हैं, अव्यक्त तत्व के धर्म लक्षण हैं। तो जो अव्यक्त तत्व के रूप में मूल प्रकृति है वह अहेतुमति, नित्य, व्यापक, निष्क्रिय, एक, अनाश्रित, अलिंग, निरवयव और स्वतंत्र है। ये 9 लक्षण अव्यक्त के व्यक्त तत्वों के बिल्कुल विपरीत हैं, माने विरुद्ध हैं। इस पर पूरी चर्चा पिछली कक्षा में हो चुकी है। व्यक्त तत्वों के लक्षण को ध्यान में रखनी चाहिए और ठीक व्यक्त तत्वों के जो यहाँ पर 9 धर्म लक्षण बतलाए गए हैं, ठीक इसके विपरीत अव्यक्त तत्व के धर्म लक्षण हैं। अब 11वें कारिका में जो है, 11वें कारिका के द्वारा व्यक्त और अव्यक्त प्रकृति के साधर्म्य का अर्थात समान धर्म लक्षण को बताया गया है। अभी तो विरुद्ध धर्म लक्षण को 10वें कारिका के द्वारा बताई गई कि जो अव्यक्त का ये लक्षण है, ठीक व्यक्त जो तत्व हैं उसके ये लक्षण हैं, और इन लक्षणों से जो विपरीत है वही अव्यक्त के लक्षण है, तो उसको बोलते हैं विरुद्ध धर्म लक्षण। वैधर्म उसी को कहा जाता है। अब 11वें कारिका में व्यक्त और अव्यक्त के साधर्म्य का वर्णन कर रहे हैं कि चाहे प्रकृति की साम्य अवस्था हो अव्यक्त के रूप में, चाहे प्रकृति की व्यक्त अवस्था हो, प्रकृति की वैषम्य अवस्था हो, वैषम्य अवस्था को ही व्यक्त बोलते हैं, साम्य अवस्था को ही अव्यक्त बोलते हैं। अब कुछ ऐसे यहाँ पर धर्म लक्षण
बताए जा रहे हैं कि जो व्यक्त में भी है और अव्यक्त में भी समान रूप से चरितार्थ होते हैं। वो धर्म और वो लक्षण अव्यक्त में भी मिलता है और व्यक्त में भी मिलता है। उसके लिए 11वीं कारिका में अब देखिए कही जा रही है, त्रिगुणम अविवेकी विषय सामान्यम अचेतनम प्रसव धर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम। अब यहां पर अव्यक्त के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? प्रधानम। हमेशा ये याद में रखना है, ध्यान में रखना है कि चाहे हम प्रधान कहें, चाहे हम अव्यक्त कहें, चाहे मूल प्रकृति कहें, त्रिगुण्य साम्यावस्था नाम मूल प्रकृति वा प्रधानम वा अव्यक्तम संज्ञा अस्ति। गुण की जो साम्य अवस्था है, या तो उसको मूल प्रकृति बोलते हैं, या तो प्रधान बोलते हैं, या तो अव्यक्त बोलते हैं। इसीलिए यहां पर इस कारिका में, 11वीं कारिका में नीचे लिखा सीधे कि व्यक्तम तथा प्रधानम, अव्यक्तम शब्द नहीं दिया। अब अव्यक्तम के बदले यहां किस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है? प्रधानम। इसलिए मैंने पहले कहा था आप लोगों को कि इन सारे शब्दों से जब तक आप परिचित नहीं हो जाएंगे तो आगे आगे जो सूत्र हैं, आगे आगे जो कारिका है, उसमें वो सूत्रकार या कारिकाकार का जो है श्लोक करने के रचना के हिसाब से, हाँ, छंद के हिसाब से जो है उनको ये देखना पड़ता है कि यहाँ पर कौन सा शब्द जो है सेट करेगा, और जो शब्द वहाँ पर उनको श्लोक बनाने में, कारिका बनाने में या सूत्र बनाने में वो जो है सेट करता है, उसी शब्द का वो प्रयोग कर देंगे। तो यहां पर अव्यक्तम नहीं लिख करके क्या लिखा जा रहा है? प्रधानम। कारिका देखिए, कारिका में क्या लिखा हुआ है? ऊपर की पंक्ति में लिखा हुआ है कि त्रिगुणम अविवेकी विषय सामान्यम अचेतनम प्रसव धर्मी। अब नीचे लिख रहे हैं व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीत तथा चौपुमान। तो यहां अभी केवल इतना लीजिए नीचे की पंक्तियों में कि व्यक्तम तथा प्रधानम, जो व्यक्त हैं और प्रधान हैं, प्रधान माने अव्यक्त हैं, ये दोनों ही किस किस धर्म और लक्षण वाले समान रूप से हैं? तथा शब्द है संस्कृत में, और यदि कि उसको हिंदी में रूपांतरित करेंगे तो हिंदी में तथा का अर्थ क्या होता है? तथा मने अथवा नहीं होता है, तथा मने और होता है। लेकिन संस्कृत में कहते हैं ना कि यथामति तथा गति, यथामति तथा गति। तो यथा का मतलब हुआ जिस रूप, तथा का मतलब हुआ उसी रूप। तो तथा मने वैसा ही। व्यक्तम तथा प्रधानम, यहां पर जो जो गुण बताए जा रहे हैं, वे सारे के सारे लक्षण, वे सारे के सारे धर्म व्यक्तम तथा प्रधानम, ये व्यक्त में और अव्यक्त में जैसा व्यक्त में चरितार्थ हो रहा है, वैसा ही प्रधान में भी, माने अव्यक्त में भी चरितार्थ हो रहा है। यथा व्यक्तम तथा प्रधानम। यहां अब जो धर्म लक्षण यहां पर बताया जा रहा है, कौन कौन धर्म लक्षण यहां पर बताए जा रहे हैं, कौन कौन से धर्म और कौन से लक्षण को यहां पर गिनाया जा रहा है? कह रहे हैं कि त्रिगुणम, पहला लक्षण हुआ त्रिगुणम। दूसरा लक्षण बता रहे हैं अविवेकी,
तीसरा लक्षण बताया जा रहा है विषयः, चौथा लक्षण यहां पर बताया जा रहा है सामान्यम, अब पांचवा लक्षण बताया जा रहा है अचेतनम, और छठा लक्षण बताया जा रहा है प्रसव धर्मी। ये 6 लक्षण हो गए। त्रिगुणम अविवेकी विषयः सामान्यम अचेतनम प्रसव धर्मी, ये 6 लक्षण हो गए। ये 6 लक्षण यथा व्यक्तम तथा प्रधानम, ऐसा समझना चाहिए। ये व्यक्त और प्रधान में ये 6 के 6 लक्षण समान रूप से चरितार्थ होते हैं। ये व्यक्त और अव्यक्त के साधर्म्य हैं। ये दोनों के ही समान धर्म हैं। ये जो 6 धर्म यहां बताए जा रहे हैं, 6 जो लक्षण बताए जा रहे हैं, ये व्यक्त में जिस रूप में है उसी रूप में अव्यक्त में भी है। यथा व्यक्तम तथा अव्यक्तम, जिस रूप में ये 6 के 6 धर्म और लक्षण व्यक्त तत्व महतत्व से लेकर के स्थूलभूत पर्यंत में लागू होते हैं, उसी प्रकार से जो अव्यक्त तत्व प्रधान है उसमें भी ये 6 के 6 धर्म लक्षण चरितार्थ होते हैं, लागू होते हैं। इसको बोलते हैं साधर्म्य। उधर जो पहले 10वीं कारिका में 9 लक्षण बताए गए थे उसको क्या बोलते हैं? वैधर्म्य। व्यक्त और अव्यक्त के वैधर्म्य, उन 9 लक्षणों को, क्योंकि वो एक दूसरे के विपरीत हैं, इसको बोलते हैं साधर्म्य। इस 6 लक्षण को बोलते हैं साधर्म्य। समान रूप से दोनों में ही ये लक्षण अथवा ये धर्म घटित होता है, चरितार्थ होता है, ये लागू होता है। दोनों में ही पाए जाते हैं समान रूप से ये धर्म और ये लक्षण। आज यहीं पर विचार को इस कक्षा में विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।